नमस्कार, गुड मॉर्निंग प्यारे बच्चों। मैं सुरेश कुमार, असिस्टेंट प्रोफेसर गवर्नमेंट कॉलेज मांडलगढ़। आप सभी प्यारे बच्चों का आज फिर से इस होने वाली यूट्यूब चैनल क्लास में आप सभी प्यारे बच्चों का मैं स्वागत करता हूँ। क्लास शुरू करने से पहले प्यारे बच्चों मैं बता दूँ, 5-6 दिन से इलेक्शन ड्यूटी में थे तो आपको वीडियो क्लासेस अवेलेबल नहीं हो पा रही थी। तो अब हम इलेक्शन ड्यूटी से फ्री हो चुके हैं, तो आज फिर से हम कोशिश करूँगा पहले वाले टॉपिक पे आते हैं। अपन अपना फिर से मेमोराइज़ करा दूँ, रिमाइंड करा दूँ कि क्या टॉपिक अपन पढ़ रहे थे। लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, इस नाम से अपन एक चैप्टर चल रहा था अपना, और उसी के संबंध में मैंने आपको कुछ वीडियोस पोस्ट किए थे। लगभग अपन ने 60 से 70% का जो ये टॉपिक था ये कवर कर लिया था। बाकी का लगभग थोड़ा सा मैटर बचा हुआ है अपना, जो या 2 या 3 वीडियो का मैटर बचा हुआ है, उसके बारे में अपन चर्चा करने वाले हैं। तो प्यारे बच्चों, लेवी एंड कलेक्शन ऑफ टैक्स, ठीक है, यानी कि कर का उद्ग्रहण और संग्रहण किस तरह से करती है सरकार और क्या उसकी विधि होती है, इसके संबंध में अपन चर्चा कर रहे हैं। कलेक्शन ऑफ टैक्स किस संदर्भ में अपन कर रहे थे? जीएसटी। आपका जो बीकॉम फाइनल ईयर का जो पेपर है टैक्सेशन का, उसमें इनडायरेक्ट टैक्स का एक सेकंड पार्ट है जिसमें अपन को जीएसटी अपना सिलेबस में है एमडीएस यूनिवर्सिटी के अकॉर्डिंग, ठीक है। तो आज जिस वीडियो में अपन जो डिस्कशन करने वाले हैं वो है प्यारे बच्चों, स्लाइड में आप देख सकते हो, संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति पर कर दायित्व। अब ये जॉइंट यानी कि कंपोजिट और मिक्स्ड सप्लाई, सबसे पहले तो कर का उद्ग्रहण या उस पर टैक्स लाइबिलिटी जो सप्लाई है जॉइंट या कंपोजिट या मिक्स्ड सप्लाईज, उस पे कर का उद्ग्रहण और संग्रहण कैसे करते हैं, उससे पहले अपने को ये समझना पड़ेगा कि आखिर में संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति होती क्या है। अगर आपने ये समझ लिया है तो आप आसानी से कर का दायित्व और उसका संग्रहण कर सकते हो सिंपल तरीके से। तो देखिए, अपन ने एक चैप्टर पढ़ा था बहुत ही डिटेल में, उसके वीडियो क्लासेस या उसके लिंक अपने यूट्यूब चैनल में पड़े हैं, प्लेलिस्ट में आप देख सकते हो। आपूर्ति का अर्थ अपन ने काफ़ी डीपली तरीके से देखा था कि आपूर्ति होती क्या है। इनकम टैक्स जीएसटी एक्ट के अकॉर्डिंग किस तरह से आपूर्ति को उसमें डिफाइन किया गया है। तो यही है कि सबसे पहले तो आपूर्ति का आपको पता है कि माल या सेवा की आपूर्ति हो सकती है, प्रतिफल के बदले हो सकती है, कुछ कंडीशंस या कुछ गुण या कुछ मेरिट्स थे उसके। अगर किसी भी ट्रांजैक्शन में इस तरह की मेरिट्स होती है यानी कि गुण होते हैं तो उसको अपन सप्लाई कह सकते हैं। ऐसा अपन ने उस चैप्टर में देखा था। अब ये संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति होती क्या है, थोड़ा सा अपने को समझना है, बाकी अपने आप आपको क्लियर हो जाएगा। तो सबसे पहले देखिए, संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति पर कर का दायित्व का निर्धारण कैसे होगा। जैसा कि हम अपनी तरह से कुछ नहीं कह सकते कि जैसा एक्ट में लिखा है प्यारे बच्चों वैसा ही अपने को करना है, ठीक है। अपना माइंड अलग कह सकता है कि नहीं ऐसा होना चाहिए था, बट एक्ट में जो सिचुएशन सभी परिस्थितियों को और कुछ अपवादजनक परिस्थितियों को ध्यान में रखकर ही संयुक्त और मिश्रित आपूर्ति पर कर का उद्ग्रहण और संग्रहण करने का तरीका सरकार निर्धारित करती है। तो सबसे पहले अपन देखते हैं संयुक्त आपूर्ति कैसे कहेंगे। जैसे आप पढ़ोगे तो आपको लगेगा कि हाँ वाकई में कुछ इस तरह की सिचुएशंस आती हैं जिनमें संयुक्त आपूर्ति उसको कह सकते हैं, ठीक है। तो देखिए, एक संयुक्त आपूर्ति जिसमें 2 अथवा अधिक आपूर्ति समाविष्ट हो, जिनमें से एक आपूर्ति प्रधान आपूर्ति हो तथा ऐसी आपूर्ति प्रधान आपूर्ति की आपूर्ति ही माना जाएगा। जो कर की दर प्रधान आपूर्ति पर लागू होगी वही दर अन्य आपूर्तियों पर लागू होगी। दोनों ही चीज़ों के लिए लिखा गया है। दूसरा लिखा है आपके मिश्रित आपूर्ति के लिए। एक मिश्रित आपूर्ति जिसमें 2 या अधिक आपूर्ति समाविष्ट हो, तो ऐसी आपूर्ति को उस विशिष्ट आपूर्ति की आपूर्ति माना जाएगा जिस पर कर की दर उच्चतम हो, अर्थात संपूर्ण आपूर्ति पर उच्चतम दर लागू होंगी। ये तो आपको इसने ये बताया है, इसमें ये नहीं बताया कि संयुक्त आपूर्ति किसे कहते हैं और मिश्रित आपूर्ति किसे कहते हैं। आपको सिर्फ ये बताया है कि संयुक्त आपूर्ति, अगर किसी वस्तु या सेवा की संयुक्त आपूर्ति होती है तो संयुक्त आपूर्ति की स्थिति में जो प्रधान वस्तु या प्रधान सेवा है, ठीक है ना, उस पर जो जीएसटी की रेट अगर जो लागू होती है वही रेट उसके साथ जो संयुक्त रूप से जिन वस्तुओं या सेवाओं की सप्लाई दी जा रही है उस पर भी वही रेट होगी। ये क्लैरिफिकेशन आपको इसमें दिया है, ठीक है। मिश्रित आपूर्ति के रूप में इसने बोला है कि जब 2 या अधिक आपूर्ति समाविष्ट हो,
देखिए मिश्रित और संयुक्त दोनों वर्ड एक जैसे हैं लगभग, पर इसमें काफ़ी डिफरेंस है ना। मिश्रित और संयुक्त, संयुक्त में एक प्रधान वस्तु या सेवा होंगी, ठीक है, जबकि आपकी जो मिश्रित आपूर्ति है उसमें भी एक वस्तु या सेवा जो होगी प्रधान होंगी, बट किसको आप मिश्रित बोलोगे और किसको संयुक्त आपूर्ति बोलोगे, काफ़ी कुछ पॉइंट्स होंगे जिनको आप पढ़कर आसानी से समझ जाओगे, ठीक है। मिश्रित आपूर्ति के संबंध में देखिए, जो मुख्य जो वस्तु या सेवा होंगी उस पर जो जीएसटी की रेट लागू होंगी वही उच्चतम दर जिस पर इसका कहने का मतलब है कि मिश्रित आपूर्ति की स्थिति में मान लीजिए अगर आपने वस्तु एवं सेवाओं की सप्लाई दी है तो उसमें हाईएस्ट रेट जिसमें लगी हुई है, जिस वस्तु या सेवा पर हाईएस्ट दर से जीएसटी लगा हुआ है, वही रेट सभी वस्तुओं पर या सेवाओं पर लगाई जाएंगी। यहाँ पर थोड़ा सा आपको कन्फ्यूज होगा, समझ में नहीं आ रहा होगा, थोड़ा आगे बढ़ते हैं अपन संयुक्त आपूर्ति को समझते हैं पहले, ठीक है। इसके डेफिनेशन केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 230 में दी गई है। ये देखिए, केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 230 में संयुक्त आपूर्ति को किस तरह से डिफाइन किया गया है कि एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को माल अथवा सेवाओं की दो या अधिक कर योग्य वस्तु या सेवाओं या दोनों की आपूर्ति जिसे एक संयोजन के तहत किया जाता है तथा जिन्हें स्वाभाविक रूप से एक दूसरे के साथ मिलाकर ही आपूर्ति की जा सकती है, जिसमें एक प्रधान आपूर्ति होती है। बहुत ही क्लियर हो जाएगा आपको, अब उदाहरण से और अच्छा क्लियर होगा। मैं आपको एक उदाहरण देता हूँ। देखिए, संयुक्त आपूर्ति तब कहेंगे जब कोई कर योग्य व्यक्ति द्वारा प्राप्तकर्ता को, अब प्राप्तकर्ता भी कर योग्य होगा, कुछ इस तरह से सप्लाई देता है कि उसमें बहुत सारी वस्तुएं शामिल होती है, या एक साथ एक वस्तु और एक सेवा हो सकती है, या सारी वस्तुएं हो सकती हैं, सारी सेवाएं हो सकती हैं। 3 कॉम्बिनेशन बन सकते हैं, एक तो वस्तु और सेवा का एक साथ कॉम्बिनेशन बनेगा, एक वस्तु हो सकती है, दूसरा सेवा ही हो सकती है, ठीक है। तो किस तरह से, जैसे मान लीजिए एक उदाहरण दिया है इसने कि माल को पैक करके बीमा सहित ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजा जाता है। ये देखिए, इस उदाहरण से आपको क्लियर होगा कि माल को पैक करके बीमा सहित ट्रांसपोर्ट द्वारा भेजा जाता है। तो ऐसी स्थिति में माल की आपूर्ति, पैकिंग सामग्री, परिवहन, बीमा एक संयुक्त आपूर्ति है एवं माल की आपूर्ति एक प्रमुख आपूर्ति है। मतलब कि कुछ आपूर्तियां ऐसी होती है कि उनके साथ आपको संयुक्त आपूर्ति करनी ही पड़ेगी। किसी वस्तु की अगर आपको सप्लाई देनी है, जैसे मान लीजिए अगर रजिस्टर्ड विक्रेता या व्यापारी हैं, पहले तो आपने माल बेचा है उसको, अब माल की सप्लाई देनी है, तो माल के साथ अपन क्या करते हैं, उसके इंश्योरेंस की फैसिलिटी भी देते हैं कि अगर मान लो रास्ते में ख़राब हो जाएगा, कुछ एक्सीडेंट हो जाएगा, तो माल का क्लेम किया जा सकता है, ठीक है। तो उसका इंश्योरेंस अपन अपनी तरफ से करवा देते हैं। तो अब इंश्योरेंस क्या है, ये एक गुड्स नहीं है, ये एक सर्विस है। इंश्योरेंस करवाना ये एक सर्विस है। तो एक माल भी बेचा है आपने, सर्विस भी दिया है। दूसरा, अपन ट्रांसपोर्ट का खर्चा भी अपन खुद वहन कर लेते हैं कि आपको आपके व्यापार के स्थान पर ही उसकी डिलीवरी दी जाएगी गुड्स की। तो ऐसी स्थिति में अब ट्रांसपोर्ट की सुविधा देना भी एक सेवा होगी। तो आपने माल भी दिया है उसको, सेवा इंश्योरेंस की दी है, ट्रांसपोर्ट की दी है, दूसरा पैकिंग की, जो माल आपने बेचा है ना उसकी पैकिंग की सुविधा भी आप दे रखे। अब ये सुविधाएं या ये सप्लाई जो है, आप पैकिंग की सुविधा उसको अलग से नहीं दे सकते, या इंश्योरेंस की सुविधा उसको अलग से नहीं दे सकते। क्यों? इसके लिए, ये देने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, माल को बेचना पड़ेगा उसको। आप ऐसा नहीं कि उसको माल नहीं बेचोगे, माल उसको नहीं बेचा तो आप उसको क्या अलग से इंश्योरेंस दे दोगे या ट्रांसपोर्ट का खर्चा अलग से दे दोगे? पॉसिबल ही नहीं है। तो कुछ सप्लाईज ऐसी होती है कि उनके लिए उसको पैकिंग करना ज़रूरी होता है। जैसे दूसरा उदाहरण में अगर आपको बताऊं तो एक टूथपेस्ट होता है, जैसे कोलगेट को ले लीजिए आप, ठीक है। कोलगेट को अगर आप लेते हो तो उसका जो पेस्ट होता है उसको उस ट्यूब में ज़रूर डाला जाएगा। अगर उसके बिना उसकी सप्लाई नहीं की जा सकती, ट्यूब में ही पेस्ट को डाला जाएगा और फिर जो ट्यूब होती है उसकी वो कागज़ की पैकिंग और की जाती है, या पॉलीथीन में उसकी ज़रूर पैकिंग कंपलसरी है। तो ये जो 3 चीज़ें होंगी, एक तो पेस्ट, मुख्य मटेरियल क्या है, वो पेस्ट जो आपके टूथपेस्ट के अंदर आता है, जिसको कोलगेट या दूसरा कोई भी टूथपेस्ट होता है, तो उसकी जो पेस्ट आती है अंदर, वो है होता है मेन मटेरियल या मेन गुड्स, ठीक है। अब उसको उस ट्यूब में उसको उसमें अंदर भरा है तो वो हो जाएगा उसका संयुक्त आपूर्ति, ठीक है। फिर उसी के साथ कागज़ के डिब्बे में या पॉलीथीन में उसको पैक किया जाता है। तो 3 चीज़ें हो चुकी है। देखिए, पेस्ट, फिर उसका ट्यूब और फिर कागज़ में उसकी पैकिंग। फिर हो सकता है उससे बड़ी दूसरी और पैकिंग हो सकती है, या बड़े पैकेट में उसकी पैकिंग हो सकती है। तो वो कंपलसरी चीज़ें, उनकी अलग से नहीं की जा सकती। अब आप
पेस्ट को, टूथपेस्ट को आप अलग से नहीं बेच सकते या उसकी अलग से सप्लाई नहीं दे सकते कि उसको ड्रम में भर के आप सप्लाई कर सको किसी रिटेलर को या किसी व्यापारी को, पॉसिबल नहीं है। तो इस तरह की अगर सप्लाई होती है, अब साथ के साथ ही टूथपेस्ट के साथ ही जैसे मान लीजिए बड़ी मात्रा में गुड्स बेचा है तो उसकी ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी आपने दे दी, जिसको आपने सप्लाई दी है उस बंदे को आपने ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी भी दी है, साथ में जो गुड्स बेचा है उसका इंश्योरेंस भी आपने करवा दिया है, ठीक है। तो इसमें मेन मटेरियल क्या है? टूथपेस्ट, ठीक है। अब टूथपेस्ट पे जो जीएसटी की रेट लगाई है सरकार ने, वही रेट क्या करोगे आप? बाकी सभी सुविधाओं पर लगेंगी। आपने टूथपेस्ट पे जैसे मान लीजिए 18% की रेट सरकार ने डिसाइड की है, तो जो पैकिंग वाला जो मटेरियल यूज़ हुआ है, पैकिंग का वैल्यू भी उसमें अलग अलग होगा। टूथपेस्ट मान लीजिए 15 रुपये का है तो 5 रुपये की पैकिंग हो जाएंगी, तो 5 रुपये वाली जो पैकिंग है उस पर भी 18% जीएसटी लगाना है। दूसरी अगर पैकिंग ट्रांसपोर्ट की फैसिलिटी दी है तो उसमें मान लीजिए लाख रुपए या 2 लाख रुपए का खर्चा हुआ है ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी में, तो उस पर भी 18% जीएसटी लगेगा। अदर देन दूसरी तरह से अगर ट्रांसपोर्ट होता है तो उस पर जीएसटी की रेट अलग हो सकती है, बट जो मेन मटेरियल अगर आपने ज्वाइंट सप्लाई या संयुक्त आपूर्ति दी है तो उस पर जो प्रधान जो आपूर्ति होंगी, और अपन ये आसानी से अपने विवेक से पता लगा सकते हैं कि प्रधान आपूर्ति क्या होंगी, ठीक है। ये अपन उसमें आसानी से अपन पता लगा सकते हैं। तो ये होगा संयुक्त आपूर्ति की स्थिति में जो मुख्य माल या सेवा की जो आपूर्ति है उस पर सरकार ने जो जीएसटी की रेट डिसाइड की है उसके अकॉर्डिंग बाकी सभी सुविधाओं या संयुक्त आपूर्ति में जो जो सप्लाई शामिल है उस पर जीएसटी की रेट लगाई जाएगी। ये संयुक्त आपूर्ति की स्थिति में हो जाएगा, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब अपन आते हैं मिश्रित आपूर्ति की स्थिति में कर का। अब थोड़ा सा अपन इसको डिटेल में देख लेते हैं, संयुक्त आपूर्ति में क्या क्या सिचुएशन आ सकती है। तो देखिए, ऐसी आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति अथवा पंजीकृत व्यक्ति द्वारा ही की जा सकती है। ये छोटे छोटे पॉइंट्स हैं। सबसे पहले तो संयुक्त आपूर्ति एक कर योग्य व्यक्ति द्वारा की जाएंगी और एक पंजीकृत करदाता होगा, ठीक है। दूसरा क्या होगा, इसमें 2 या अधिक कर योग्य माल तथा सेवाओं या दोनों की आपूर्ति की जाती है। जो सप्लाई दी जाएंगी वो कर योग्य वस्तुओं या सेवाओं की ही होंगी। वस्तु या सेवा हो सकती है या वस्तुएं ही हो सकती है या सिर्फ सेवाएं ही हो सकती है, जैसे ट्रांसपोर्ट, इंश्योरेंस या कोई दूसरी होटल या कुछ तीसरी तरह की कोई भी सेवा हो सकती है, ठीक है। सेवाओं का ही कॉम्बिनेशन हो सकता है या माल का ही कॉम्बिनेशन हो सकता है या माल या सेवा दोनों का कॉम्बिनेशन हो सकता है। तीसरा क्या है कि ऐसी आपूर्ति स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है। जो सबसे मेन इंपॉर्टेंट जो पॉइंट है ना प्यारे बच्चों, वो ये है कि ये जो स्वाभाविक रूप से एक दूसरे से जुड़ी होती है, एक आपूर्ति के बिना दूसरी आपूर्ति पॉसिबल है ही नहीं। ये इसमें सामान्य प्रक्रिया है जो एक दूसरे को मिलाकर ही आपूर्ति की जा सकती है। कुछ वस्तुएं तो ऐसी होती है जिनकी अलग से आपूर्ति की जा सकती है, बट इस संयुक्त आपूर्ति की स्थिति में एक की आपूर्ति, प्रधान वस्तु की आपूर्ति उन सहायक आपूर्तियों के बिना या सहायक वस्तुओं या सेवाओं के बिना नहीं की जा सकती। जैसे मैंने बताया, टूथपेस्ट, उसको ट्यूब के बिना आप उसकी सप्लाई नहीं दे सकते। इसी तरह से माल को अगर ट्रांसपोर्ट करना है, मेन मुख्य माल जो है उसको ट्रांसपोर्ट की सुविधा आप दे रहे हो, इंश्योरेंस की सुविधा दे रहे हो, परिवहन का किराया भाड़ा जो भी है वो सब दे रहे हो, इनके बिना वो पॉसिबल नहीं है आपूर्ति। तो इस तरह की आपूर्ति को संयुक्त आपूर्ति कहेंगे। कई आपूर्तियों में से एक प्रमुख आपूर्ति होती है तथा शेष प्रमुख आपूर्ति की सहायक आपूर्ति होती है, ठीक है। क्लियर हो गया होगा। ये छोटे छोटे पॉइंट हैं, इनके बेस पे आप पता कर सकते हो संयुक्त आपूर्ति में किस तरह से अपन कर का उद्ग्रहण और संग्रहण करेंगे। ध्यान रखना है, संयुक्त आपूर्ति की स्थिति में जो मुख्य मटेरियल है यानी कि जो मुख्य सेवा या मुख्य माल जो है उस पर जो जीएसटी की रेट लगी हुई है उसी के आधार पर अपन को कर का उद्ग्रहण और संग्रहण करना है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अब आता है आपका मिश्रित आपूर्ति। मिश्रित आपूर्ति किसको कहेंगे? केंद्रीय माल एवं सेवा कर अधिनियम की धारा 274 में मिश्रित आपूर्ति को डिफाइन किया गया है। ये देख सकते हो आप, केंद्रीय माल एवं सेवा कर की धारा 274 में मिश्रित आपूर्ति को डिफाइन किया गया है। तो आई थिंक इस वीडियो में मेरे वीडियो प्यारे बच्चों 10 या 12 या 15 मिनट का हो चुका है। आई थिंक इस वीडियो में अपन संयुक्त आपूर्ति तक ही इस मैटर को सीमित रखते हैं। मैं मिश्रित आपूर्ति वाले मैटर को थोड़ा अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो आई थिंक संयुक्त आपूर्ति का मैटर क्लियर हो गया होगा। ब्रीफ में मैं बता देता हूँ, संयुक्त आपूर्ति की स्थिति में आपको सिर्फ ये करना है कि जो मुख्य या जो प्रधान सामग्री या माल या सेवा जो होंगी उस पर अगर सरकार ने जो जीएसटी की रेट डिसाइड की है उसी पर आपको कर लगाना है। उस वस्तु सभी
जो संयुक्त आपूर्ति में जितनी भी सहायक आपूर्तियाँ शामिल हैं उन सभी पर एक ही रेट से आपको लगाना है। मिश्रित आपूर्ति में क्या होगा इसका चर्चा अपन अगले वीडियो में करेंगे। तो मिलते हैं अगले वीडियो में प्यारे बच्चों। हैव ए गुड डे।